हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे जून मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गई है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गई है, इकॉनमी की 2 लेसन आ चुकी है। एक लेसन और आएगी आपकी, जिसमें कि यहाँ पे आपकी कुछ टॉपिक्स बची हुई है, तो उसको अपलोड कर दूँगी। एक्चुअली क्या हुआ है कि वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं, बट एक्चुअली वो मेरे टैब में है। मैं उसको अभी उसे अपलोड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे टैब ऑन नहीं हो पा रहे। ठीक है, किसी प्रॉब्लम के कारण जो है वो ऑन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आपके 1-2 दिन से जो है इस तरीके का वीडियो भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, दैट्स वाई। तो आज मैं रिकॉर्ड करती हूँ इन्वायरमेंट की, क्योंकि वो ऑलरेडी है। अगर वो ऑन हो जाता है तो मैं कल परसों में उसे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और इन्वायरमेंट है, तो आज हम लोग इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन रीजन। और फिर है उसके बाद जेंडर, क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी। और उसके बाद है लॉस ऑफ आइस कवर इन अंटार्कटिक सी, क्योंकि बहुत बार हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि आइस कवर बहुत कम होते जा रहा है। बहुत सारे ऐसे आइलैंड है जो कि सबमर्ज्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आर्कटिक सी में ऐसे बहुत सारे आइस कवर है जो कि कम होते हुए दिखा गया है। साथ ही नेचुरल बैरियर देखेंगे, नेचुरल डिजास्टर में क्या क्या यहाँ पे नेचुरल बैरियर है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कितनी टॉपिक कंप्लीट कर पाते हैं। वैसे क्लाइमेट चेंज अपने आप में ही बहुत बड़ी टॉपिक है, तो इसी को समझाते समझाते हाफ एन आवर लग जाएगा। और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है इंडियन रीजन में, बहुत डिटेल में दिया गया है। बहुत ही अच्छी आर्टिकल है। अगेन मैं कहूँगी कि इंटरेस्टिंग और एकदम से आपका जो है इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछा गया था। सबसे पहला है कि ऑशीडेंक्स, ये 2019। अस्त्र हिंद और एक्सरसाइज पीच ब्लैक, ककाडू बाइनियल एक्सरसाइज, ये कौन 2 कंट्री के बीच में है? तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। ई डिप्लोमेसी क्या है, ये बतानी है। सेकंड है कि EVFTA, यानी कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और वियतनाम जो है उनके बीच में यहाँ पे सेकंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। और ये यूनाइटेड नेशन और एशियान कंट्री के बीच में सेकंड है। इससे पहले कौन से कंट्री है एशियान के जिनके साथ यूरोपियन यूनियन के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? तो पहली कंट्री है सिंगापुर, उसके बाद सेकंड कंट्री है यहाँ पे आपका वियतनाम। उसके बाद इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन से नंबर के है जो कि आज के डेट में नॉन परमानेंट सीट मिला है इंडिया को, वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये 8 टर्म होगा इंडिया का, ठीक है, 8 टर्म होगा नॉन परमानेंट मेंबर जैसा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको जो है 5 परमानेंट नेशन देखने को मिलेंगे और 10 नॉन परमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे। तो टोटल मेंबर जो है ये 15 होते हैं। ओके, साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ई डिप्लोमेसी कहने का मतलब है कि ई डिप्लोमेसी आ गया, ई आ गया, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन हो गया। ई डिप्लोमेसी जैसे कि क्या होता है कि हमेशा आप लोग देखते हो कि 2 कंट्री के बीच में जो है सबमिट होते रहता है, बायलैटरल मीटिंग होती है, ट्राइलैटरल मीटिंग होती है, 2 से अगर ज़्यादा कंट्रीज़ या फिर ज़्यादा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हो जाती है। तो अगर ई डिप्लोमेसी के बारे में बात करें तो इट मीन्स कि ये ऑनलाइन है, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है इंडिया यहाँ पे अपने गोल, यानी कि कंट्रीज़ अपने यहाँ पे गोल और ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करते हैं, और जो भी फंक्शन है डिप्लोमेट्स का वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते रहता है बहुत ही स्मूथ तरीके से। क्योंकि अभी कोविड-19 का सिचुएशन है, सारी चीज़ें जो है आप लोग को देखने को मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। तो लोग यहाँ पे एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, और इसी दूरी जो है बनाते हुए ऑनलाइन प्रावधान का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आज के डेट में आप लोग ना ही स्कूल कॉलेजेस, ना ही आप लोग कोचिंग सेंटर जा पा रहे हो, अभी आप लोग ऑनलाइन मेरी लेसन्स देख पा रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन डिप्लोमेट्स के थ्रू जो है ना, ऑनलाइन यहाँ पे ई डिप्लोमेसी के थ्रू जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो अपनी फंक्शंस को अच्छे तरीके से स्मूथली लेकर चल रहे हैं। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप आगे आते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बताना है कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, आप इसे क्या समझते हो? कुछ भी जो आप अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर सको ज़रूर डिस्क्राइब कीजिएगा। सेकंड है कि नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी होता क्या है, ये बताइए। यहाँ तो मैं मेंशन कर दी हूँ कि नैरो मनी इज़ M1 एंड ब्रॉड मनी इज़ M3, बट इसके अलावा भी रिजर्व मनी है। अगर आप लोग डिस्कस करना चाहो तो ज़रूर करो। M0 जिसे कहते हैं, M1 आपका नैरो मनी है, इसी में M2 भी आता है, तो M2 भी बताइएगा। M3 और M4 आपका ब्रॉड मनी है, तो इसको भी आप लोग डिस्कस कीजिएगा। थर्ड है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है क्या, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है उसमें आपको बताना। साथ ही यहाँ पे 2 तरीके के कोऑपरेटिव बैंक होता है, रूरल और अर्बन। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है इसके बारे में आप लोग बताइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंदन नीलेकानी कमेटी, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है? अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड-19 के बाद इस तरीके की कमेटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ चुकी है, सो यू शुड नो अबाउट दिस। ओके, सो ये 4 क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा पूछी हूँ, आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने इन्वायरमेंट की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट के फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रीजन, इंडियन रीजन। ओके, चलिए देखते हैं न्यूज़ में क्यों है ये।
क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है जिसका टाइटल है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। तो स्पेसिफिक अभी जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे वो हम लोग इंडियन रीजन के ही बारे में बात करेंगे, नहीं तो हम लोग हमेशा ऑल ओवर द वर्ल्ड को ही लेकर चलते थे। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है, क्या आप लोग समझ रहे हो? क्लाइमेट चेंज कहते किसको है? क्लाइमेट चेंज कहने का मतलब है कि एक समय के बाद ना क्लाइमेट के कुछ आपको नेचर कैरेक्टरिस्टिक में चेंज देखने को मिले। ठीक है, अब बात आती है कि क्लाइमेट दो तरीके की बात आपको निकल कर आएगी, इसमें क्लाइमेट होता है और वेदर होता है। जब भी हम लोग जो है ना बात करते हैं कि आज का या फिर कहीं का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, तो आप लोग कंफ्यूज होते होंगे। तो देखिए डे टू डे क्या होता है कि जब हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूंगी कि आज का जो है, आप जहाँ भी रहते हो हरियाणा का, तो आज का वेदर क्या था, मैं ये नहीं पूछूंगी कि आज का क्लाइमेट क्या था। ठीक है, अगर डेली बेसिस में आप लोगों को पूछना है या फिर आप मुझसे पूछो कि दिल्ली का वेदर क्या था, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हाँ यहाँ पे थोड़ी बारिश हुई है, यहाँ पे थोड़ी अच्छी मौसम है। ठीक है, इस तरीके का बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें घूमने जाना है, जैसे लेह लद्दाख घूमने जा रही हूँ, तो वहाँ पे मैं देखूँगी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, या फिर कुल्लू मनाली जा रही हूँ, तो ठीक है पता है कि वो हिल स्टेशन में थोड़ी ठंड होती है, टाइम टू टाइम स्नोफॉल होता है, बट उसका भी एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है ना। तो क्लाइमेट कहने का मतलब है कि लास्ट 10 ईयर्स, यानी कि सम ऑफ ऑल द वेदर्स ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कहने का मतलब है कि 10 साल या फिर इससे भी ज़्यादा तरीके का, ज़्यादा साल तक का अगर आप एक रीजन का देखोगे कि वहाँ का वेदर कैसा था, उसको कंप्राइज करके जो है ना एक जगह हम लोग जो है क्लाइमेट बोलते हैं। मान लीजिए आपको लंदन घूमने जाना है, मालदीव्स घूमने जाना है, तो आप वहाँ का क्लाइमेट देखोगे ना कि वेदर देखोगे। वेदर मीन्स डे टू डे आपका जो है वेदर्स होता है, हर एक दिन का आप वेदर पूछ सकते हो, हर एक दिन का क्लाइमेट नहीं। लेकिन कहीं घूमने जाते हो या फिर उस स्पेसिफिक लोकेशन का आपको पता करना है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्या वहाँ बहुत ज़्यादा सनी डे होता है या फिर आपका वहाँ पे विंटर डे होता है, किस तरीके का वहाँ पे दिन होता है, किस तरीके की रात होती है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए आपको क्लाइमेट में जाना होगा। तो क्लाइमेट चेंज यानी कि लंबे समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो पिछले एक डिकेड से अगर हम लोग देखें तो काफ़ी तरीके की चेंज देखने को मिली है। हम लोग यहाँ पे मानसून में भी डिले देखने को मिल रहा है, इसलिए हम लोग लास्ट टाइम ये डिस्कस किए थे कि मानसून की जो डेट है, यानी अराइवल और ऑफसेट और ऑनसेट का, तो उसको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें चेंज देखने को मिल रहा है। कहीं जगह पे बारिश होती है तो बारिश होती ही रहती है जब तक फ्लड ना हो, कहीं सूखा है तो सूखा ही रह जाता है जब तक वहाँ पे सुखाड़ ना हो जाए। तो इस तरीके की भी चीज़ें देखने को मिली है। गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, यानी कि यहाँ पे लू चल रहा है, तो लू चलते चलते अब हीट स्ट्रोक आ जाता है, जिससे कि आप देखते हो कई बड़े पैमाने पे जो है ना डेथ भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है, इसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अब देखते हैं और क्या है। ये पहली पहली बार ऐसा आपका अटेम्प्ट किया जा रहा है डॉक्यूमेंट में या फिर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को एक्सेस करने में, वो भी डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अपने कान आँख सब खोल के सुनिए कि यहाँ पे क्या बातें बताई जा रही है, क्योंकि पहली बार आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंडिया के डिफरेंट रीजन में जाकर बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हुआ है। इस रिपोर्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका कुछ ऑब्जर्व भी हाईलाइट किया गया है, क्या ऑब्जर्वेशन किया गया है, और कुछ चेंजेस भी देखने को मिला है बहुत सारे क्लाइमेटिक डायमेंशन में। तो उनके इम्पैक्ट क्या है, बहुत सारे पॉलिसी एक्शन लिया गया है जिससे कि इस तरीके का अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे कैसे डील किया जा सके। अब कुछ कुछ डायमेंशन देखेंगे इस जगह पे, और ऑब्जर्वेशन और प्रोजेक्शन क्या है उसको यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, तो एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 0.7 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ चुका है। अगर इसको हम लोग जो है ना 1901 से लेकर 2018 के बीच से देखें तो हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.7% से 0.7 डिग्री सेल्सियस से ये बढ़ चुका है। वहीं अगर इसकी कारण देखें कि क्या कारण है इस तरीके का एवरेज टेम्परेचर बढ़ना, तो यहाँ पे एयर टेम्परेचर का जो सरफेस है, सरफेस एयर टेम्परेचर जो है ना, वो इंडिया के ऊपर आपका चेंज हो रहा है। और मोस्टली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन हो रही है, और साथ ही साथ आप लोग एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस भी देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी है हमारे जैसे ह्यूमन बींग द्वारा किए गए कुछ ऐसे कारण हैं, जैसे कि एरोसॉल हो गया, लैंड यूज़, लैंड कवर चेंजेस हो गया, यानी कि जो ज़मीन को यूज़ करने का तरीका है वो आज के डेट में चेंज हो चुका है। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे ना, कहीं भी ज़मीन दिखता था बस खेती करना स्टार्ट कर देते थे। आज क्या करते हैं कि कहीं भी ज़मीन दिखता है, अगर वहाँ पे पेड़ पौधे तो उसको काटने के लिए तैयार हो जाते कि काटो, यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये लैंड यूज़ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर हम लोग 1976 या 2005 का जो पीरियड है उससे अगर हम लोग कंपेयर करें, तो एंड ऑफ द 21st सेंचुरी में ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो और बढ़ेगा, 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा समर हीट वेव में, और ये जो है ना 3-4 टाइम्स ज़्यादा होगा, यानी कि आज की डेट में जो आपको हीट वेव्स देखने को मिलता है इससे ज़्यादा जो है आपको और भी ज़्यादा आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, 3-4 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो टेम्परेचर जो राइज हुआ है उसके लिए यहाँ पे आपका बताया जा रहा है क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या प्रोजेक्शन है। अब यहाँ पे रेनफॉल पैटर्न भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है।
समर अगर मानसून रेनफॉल देखें तो ये 6% से कम हो चुका है अगर हम लोग इंडिया में देखें, और स्पेशली यहाँ पे 1951 से 2015 तक का जो पीरियड है उसमें ये देखा जा रहा है। और कहाँ पे, तो डेंसली पॉपुलेटेड इंडो गैंगेटिक प्लेन में और वेस्टर्न घाट में। जो फ्रीक्वेंसी है लोकलाइज्ड हेवी रेन का, वो आप लोग देखोगे कि अकरेंस तो हो रहा है, साथ ही साथ ड्राई स्पेल भी है जो कि यहाँ पे आपका बढ़ते जा रहा है। अब कारण क्या है, क्यों हमारे यहाँ जो है जो एवरेज रेनफॉल है वो कम होते जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कारण है ग्लोबल स्केल एंथ्रोपोजेनिक फोर्सिंग, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एरोसोल का मान लीजिए, लैंड यूज़ है, लैंड कवर चेंजेस देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है। यानी पहले के ज़माने में आप लोग को जहाँ ज़मीन दिखता था खेती ही स्टार्ट हो जाती थी, आज की डेट में जहाँ ज़मीन दिख रहा है वहाँ पे आपका कटाई फटाई होके जो है ना, वहाँ पे कुछ घर बन जा रहे हैं, कुछ लोग अपना व्यवसाय स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के जो है शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं, शहरी क्षेत्र से वो लोग फॉरेन क्षेत्र में जा रहे हैं। तो इस तरीके का जो है माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन के कारण जो है लोगों को रहने का, बेसिक एमिनिटीज़ लेने का, ये सारी चीज़ों का जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ प्रोजेक्शन क्या बताया जा रहा है कि इस तरीके से एक्सट्रीम जो प्रेसिपिटेशन इवेंट की जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, जो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाएगा। साथ ही साथ जो मानसून सीज़न है ये और ज़्यादा जो है लेंथनिंग होते जाएगा, यानी कि और ज़्यादा ये आपका जो है लेंदी होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अभी भी आप लोग देख रहे हो कि मानसून जो है ना, बट इस बार टाइम पे तो आया है, लेकिन आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारी जगहों पे जो है ना भयंकर बारिश करके जा रहा है कि नहीं? भयंकर बारिश हो रही है, अभी भी आने वाले टाइम में और भी आपकी बारिश होने वाली है। तो कोई किसी किसी रीजन में तो भयंकर बारिश हो रही है, बाढ़ तक आ जाता है, तो इस तरीके का आपको हर साल देखने को मिलता है और ये बढ़ते ही जा रहा है। अब अगर हम लोग ड्रॉट की बात करें तो एरिया जो भी अफेक्टेड है ड्रॉट से वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, यानी कि सूखा भी हमारे यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, 1.3% हो रहा है। अगर समर मानसून घट रही है तो ऑब्वियस है कि समर यहाँ पे ड्रॉट बढ़ते जाएगा, ठीक है। सेंट्रल इंडिया, साउथ वेस्ट कोस्ट है, सदर्न पेनिसुला है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, इसमें आपको मोर देन 2 ड्रॉट पर डेकेड देखने को मिल रहा है, यानी कि हर एक डेकेड में 2 ड्रॉट जो है वो बढ़ते जा रहा है ऑन एन एवरेज। और कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ यही है कि जो समर्स आपका जो मानसून रेनफॉल है वो कम होते जा रहा है। 6-7 डिकेड से हम लोग देख रहे हैं कि जो समर मानसून है वो कम हो रहा है। प्रोजेक्शन अगर देखें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, यानी कि जो ड्रॉट हो रहा है ना, हर एक डिकेड में 2 से ज़्यादा ड्रॉट का देखने को मिल रहा है, सूखा वाला जगह, तो ये 2 से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा और ड्रॉट वाले एरिया के अंदर ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। फ्लड की अगर बात करें तो जो फ्लडिंग इवेंट है ना वो बढ़ते जा रहा है। 1950 से आप देखोगे कि फ्लड की सिचुएशन हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों इन्हेंस हो रहा है? क्योंकि लोकलाइज्ड यहाँ पे लोकलाइज्ड बढ़ते जा रहा है। शॉर्ट ड्यूरेशन जो इंटेंस रेनफॉल इवेंट है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कम टाइम के लिए होता है, 4 दिन के लिए होता है, लेकिन इतना तेज़ी से होता है ना कि बस बाढ़ आ जाते हैं। प्रोजेक्शन बताया जा रहा है कि हाई रेट ऑफ ग्लेशियर और जो स्नो मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ये एक रीज़न है जिसके कारण आप लोग देख रहे हो कि फ्लड हो रहा है। साथ ही साथ जो है ना ये जो फ्लड रिस्क है ये हिमालय रिवर बेसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर डायमेंशन देखेंगे, सी लेवल राइज जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन में हो रहा है। नॉर्थ इंडियन ओशन कहने का मतलब है कि जैसे ये इंडियन ओशन है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये इंडिया है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये पाकिस्तान है, उसके बाद वेस्ट एशिया है, फिर उसके बाद अफ्रीकन वाली यहाँ पे आपकी कंट्रीज़ हो जाती है। ये आपका जो है ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, यहाँ पे आपका जो है साउथ ईस्ट एशिया वाले सारे कंट्री हो जाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया कहने का मतलब है कि इस तरीके से नॉर्थ इंडिया इंडियन ओशन है, यानी कि नॉर्थ इंडियन ओशन कहने का मतलब है कि ये लैंडलॉक है, इसलिए इसको लैंडलॉक भी ओशन कहा जाता है, क्योंकि इसकी नॉर्दर्न पार्ट जो है ना पूरी तरीके से ज़मीन से घिरी हुई है, सदर्न पार्ट इसका ओपन है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ इंडियन ओशन का, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1.06 से लेकर 1.75 मिलीमीटर पर ईयर से ये अकर हो रहा है। सी लेवल ये बढ़ते ही जा रहा है, जब से हम लोग कब से देख रहे हैं 2004 से, और ये एक्सेलरेट भी हो रहा है 3.3 मिलीमीटर पर ईयर जो है ये बढ़ते ही जा रहा है 2017 तक। तो ये आप लोग देख रहे हो कि कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि 2004 में 1.75 था और यही 2017 की बात करें तो 3.3 मिलीमीटर पर ईयर हो चुका है। साथ ही सी सरफेस टेम्परेचर देखें ट्रॉपिकल इंडियन ओशन का, तो ये भी 1 डिग्री सेल्सियस से ये आपका बढ़ चुका है। कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ यही है कि कॉन्टिनेंटल आइस मेल्ट हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, जो गर्म वाटर है वो और ज़्यादा एक्सपेंड होते जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसनट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण आप लोग देख रहे हो कि जो हमारे ओशन वाटर है, सी सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है, ओशन जो वार्म वाटर है वो एक्सपेंड होते जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि सी लेवल जो है ना नॉर्थ इंडियन ओशन में ये और राइज होगा और 300 मिलीमीटर पर यहाँ पे 300 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से भी आपका ऑन एन एवरेज
2005 का अगर हम लोग यहाँ पे बेस ईयर लेकर चले तो उससे बताया जा रहा है कि 300 मिलीमीटर तक और यहाँ पे राइज होगा, यानी कि जो प्रॉपर यहाँ पे सी लेवल होता है इस तरीके से सी लेवल बढ़ता है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो ये आपका सी लेवल जो है बढ़ता है, तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ पे आइलैंड वगैरह है वो सबमर्ज्ड हो जाते हैं। कुछ जो आपको देखने को मिलेगा जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया यहाँ पे सबमर्ज हो जाते हैं, तो इसके अगल बगल रहने वाले लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है सी लेवल भी एक डेंजर सिचुएशन में काउंट होता है। ट्रॉपिकल आप लोग देख रहे हो कि साइक्लोनिक जो स्टॉर्म्स है इसके बारे में अगर बात करें तो जो फ्रिक्वेंसी है वेरी सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का, यानी कि पोस्ट मानसून सीजन का, तो ये बढ़ चुका है। जैसे ही मानसून जाता है तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये बढ़ते ही जा रहा है। और साथ ही साथ इसकी कारण अगर देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इंटेंस हो रहा है और ये क्लोजली लिंक्ड है ओशन के सी सरफेस टेम्परेचर से और हीट कंटेंट से। तो यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है और आपको ओशन टेम्परेचर पता ही है कि 28 डिग्री सेल्सियस के जो है ना अराउंड चाहिए। तो इस तरीके का आपको लंबे समय तक अगर ओशन वाटर अगर वार्म मिलेंगे तो वहाँ पे क्या होता है ना कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है तो इट मीन्स कि वहाँ पे साइक्लोन बनने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। क्लाइमेट मॉडल्स प्रोजेक्ट देखें तो ये भी यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है नॉर्थ इंडियन ओशन में, और ये भी कब, तो 21st सेंचुरी में। हिमालयन क्रायोस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि हिंदू कुश जो हिमालय है यानी कि लार्जेस्ट एरिया है परमानेंट आइस कवर का, और ये नॉर्थ और साउथ पोल से बाहर है, तो इसलिए इसको थर्ड पोल भी कहते हैं हिंदू कुश हिमालय का। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो स्नोफॉल है ना वो भी कम हो रहा है, और साथ ही यहाँ पे रिट्रीट भी हो रहा है ग्लेशियर, वो भी रिसेंट डिकेड में। तो कुछ पार्ट अगर हम लोग हाई एलिवेशन कराकोरम हिमालय का देखें तो यहाँ पे जो आपका वाटर टाइम प्रेसिपिटेशंस है जो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेरिएशन भी बढ़ते जा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है हिमालय वाले हिंदू कुश हिमालय में। क्लाइमेट अगर हम लोग हिंदू कुश हिमालय में देखें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन है। फ्रॉम द फुट हिल रीजन ऑफ द माउंटेन यहाँ पे परमानेंट आइस है, स्नो कवर्ड पीक है, वो भी हाई एल्टीट्यूड में। प्रोजेक्शन ये लगाया जा रहा है कि जो यहाँ पे स्नोफॉल है वो और कम होते जाएगा हिंदू कुश वाले हिमालय में। हाई एलिवेशन लोकेशंस जो है ना कराकोरम हिमालय में, वो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है 21st सेंचुरी में वो और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ समझ गए आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिमालय क्रायोस्फीयर, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इम्प्लीकेशन, यानी कि ये जो रीजनल क्लाइमेट चेंज बढ़ते जा रहा है इससे क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहली बात है फूड सिक्योरिटी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, हीट एक्सट्रीम होते जा रही है, फ्लड की सिचुएशन बढ़ रही है, या फिर ड्रॉट आ रहा है, या फिर रेनफॉल वेरिएबिलिटी है, कभी रेनफॉल बहुत ज़्यादा आता है कभी नहीं आता है। तो आपको पता है कि हमारे जो इंडिया है वो कृषि प्रधान देश है और मानसून के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है हम लोग। तो अगर मानसून लेट आती है तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मानसून के टाइम में खरीफ क्रॉप जो है हमारे यहाँ उगाए जाते हैं, खरीफ क्रॉप है ना, खरीफ क्रॉप जो है ना उसकी शोइंग पैटर्न होती है जब हमारे यहाँ जो है ऑनसेट होता है मानसून का। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि मानसून किस समय आ रहे हैं। अगर 1 जून को, जो कि यहाँ पे डिफाइंड डेट है, अगर उस समय केरल के कोस्ट में हिट करता है तो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि राइस की पैदावार और जितने भी जो वगैरह आपको देखने को मिलेगा, सोयाबीन, बाजरा, ये सारी चीज़ों की पैदावार बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है। तो अगर ये सही तरीके से नहीं हो पाए तो हमारे फूड चेन है या फिर फूड सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाते हैं, हमारे एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं, और क्रॉप यील्ड में यानी कि ज़्यादा पैदावार नहीं हो पाते, इसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाता है। अगर हम लोग नीति आयोग के डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखें तो टोटल जो पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, कॉटन है, जो कि हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होता है, 80% पल्सेस है, दाल है, 73% ऑयल सीड्स है, 68% कॉटन है, जो कि रेनफील्ड एरिया से ही आता है, यानी कि जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होता है उस वाले एग्रीकल्चर से जो है आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेनफीड एग्रीकल्चर यानी कि जो रेनफॉल पे यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं। वाटर सिक्योरिटी है, ड्रॉट और फ्लड की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सरफेस और जो ग्राउंड वाटर रिचार्जेस है इसमें बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है। जब सूखा आता है, ड्रॉट आता है, तो इट मीन्स कि हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर है उसकी इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर उसकी जो टेबल है वो यहाँ पे डाउन होते जाता है। वहीं अगर हम लोग रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लड आता है, तो इट मीन्स कि हमारे ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होते हैं। जो सी लेवल बढ़ते जा रहा है इससे जो है सॉल्ट वाटर जो कोस्टल एक्वाफायर में है वो और ज़्यादा इंट्रूशन हो रहा है और ज़्यादा मिक्स होते जाता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर हमारी और ज़्यादा कंटामिनेट हो रही है। कंटामिनेट कहने का मतलब है कि ग्राउंड वाटर अब हमारा उतना प्योर नहीं है, हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड वाटर को पी नहीं सकते, ड्रिंकिंग योग्य नहीं है, तो उसको जो है हम लोग को फिल्टर करके पीना होगा, जैसे गुजरात वाले एरिया में, तमिलनाडु वाले एरिया में, या फिर लक्षद्वीप वाले एरिया में।
अगर हम लोग स्नोफॉल का ट्रेंड देखें तो ये भी घटते जा रहा है, और जो ग्लेशियर है हिमालय कुछ वाले रीजन में, तो वो भी रिट्रीट हो रहा है, जिससे कि वाटर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। मेजर रिवर स्ट्रीम आप लोगों को पता है, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, थ्री मेजर्स जो यहाँ पे आपका बिगेस्ट रिवर है वो हमारे हिंदू कुश हिमालय से ही निकलते हैं। तो हिमालय में जो स्नोफॉल कम हो रहा है, तो यानी कि वाटर की अवेबिलिटी कम होगी, तो उससे जो ये सारे रिवर्स है वो वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो वाटर की जो अवेबिलिटी है वो इस रिवर में भी आपको कम देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं वाटर स्कार्सिटी की भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। एनर्जी डिमांड की बात करें तो जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, इससे हमारा एनर्जी डिमांड जो है ना स्पेस कूलिंग के लिए वो भी बढ़ते जाएगा। फर्दर यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में ये ऐड हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैसेज की जो इमिशन है वो बढ़ती जा रही है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, मीथेन हो, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो हायर टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट है और हायर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है, जिसके कारण क्या हो रहा है ना, हीट स्ट्रोक का जो रिस्क है वो बढ़ते जा रहा है। जो कार्डियोवैस्कुलर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको यहाँ पे और प्रॉब्लम हो रहा है। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो रही है, आपके नर्व से रिलेटेड या फिर हेड में आपके कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हो रहा है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ यहाँ पे फैलते जा रहा है, जैसे चाहे मलेरिया हो या डेंगू हो। तो ये सारे जो है यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ रिस्क यहाँ पे निकल कर आता है। और साथ ही साथ आप देखोगे जो फूड की अवेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। पोर्टेबल वाटर का भी सेम है, क्योंकि न्यूट्रिशनल इंटेक हमारा कम हो जाएगा, पर्टिकुलरली जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है हमारे यहाँ के, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर देखें तो बहुत सारे स्पीसीज है जो कि काफ़ी ज़्यादा थ्रेट फेस कर रहे हैं आज के डेट में क्लाइमेट चेंज के कारण, और साथ ही साथ उनको यहाँ पे जो नैरो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको कहीं ना कहीं उनको अडॉप्ट करना पड़ रहा है। जैसे इंडियन ओशन में आप देखते हो कि 30% वर्ल्ड की जो कोरल रीफ है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, 13% जो ग्लोबल वाइल्ड कैच फिशरीज है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये जो मेराइन इकोसिस्टम है, जिसमें कि कोरल है, फाइटोप्लैंकेटॉन है, फिशरीज है, तो ये सब जो है ना, यहाँ पे जब ओशन में हीट वेव्स होता है, जब बढ़ते जाता है हीट वेव्स, तो उससे इम्पैक्ट होते हैं, जिसको हम लोग मेराइन हीट वेव्स कहते हैं। एक तो हीट वेव्स आपको देखने को मिलेगा सरफेस में, अर्थ सरफेस में, बट एक हीट वेव्स आपको मेराइन रीजन में भी देखने को मिलेगा, जिससे कि कोरल हो गए, फाइटोप्लैंकेटॉन हो गए, तो ये सारे जो है ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं। तो इसके बारे में भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ना इससे भी बुरा होता है। इकॉनमी में अगर देखें कि कैसे क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हो रहा है, तो अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के हिसाब से देखें तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो लॉस हो रही है, और लॉस हो जाएगी 2030 तक, क्योंकि हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और साथ ही अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग देखें तो इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ डेजर्टिफिकेशन यानी कि जो मरुस्थलीकरण है, लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड की क्वालिटी यहाँ पे घटती जा रही है, और जो ड्रॉट है, इसके कारण इंडिया का जो 2.5% जो GDP का है ना, उसका कॉस्ट 2014-15 में देखने को मिला था। हेल्थ केयर कॉस्ट देखें और प्रोडक्टिविटी लॉस देखें पॉल्यूशन से, तो ये बहुत ज़्यादा है, इतना लॉस होता है कि GDP का 8.5% तक जो है ना हेल्थ केयर कॉस्ट यहाँ पे लग जाता है, ये बताया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सी लेवल जो राइज हो रहा है, इससे वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है कुछ लार्ज सिटीज़ की, जो यहाँ पे कोस्ट लाइन में यहाँ पे आपके लोकेटेड है, क्योंकि आप लोग को देखने को मिलेगा कि हमारे टोटल 9 स्टेट्स है जो कि कोस्ट लाइन में लोकेटेड है। यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल, साथ ही पुदुचेरी भी है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि इससे क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा जो है इनमें वल्नरेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सारे पॉइंट्स हैं जिसमें कि हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हो रहा है। सोशल इश्यूज़ क्या क्या है, लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा है। अब जैसे आप लोग देखते हो कि इस तरीके का कोस्टल रीजन में अगर यहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है, तो लोगों को यहाँ पे जो है ना यहाँ से हट के कहीं ना कहीं अपना बसेरा बसाना ही होगा। अब फ्लड वाली रीजन आप देख रहे हो, आसाम वाले रीजन में, बिहार वाले रीजन में कितना ज़्यादा फ्लड हो चुका है, इससे लोग जो है डिस्प्लेस होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साइक्लोन वाले एरिया से आप देख सकते हो, जो हमारा उड़ीसा वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, उसमें लोग जो है ना डिस्प्लेस होने के लिए मजबूर होते हैं। ड्रॉट वाला एरिया आप महाराष्ट्र वाले रीजन में, राजस्थान वाले रीजन में देख सकते हो कि वहाँ से लोग जो है ना सूखे के कारण जो है कहीं और जाते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, क्रॉप फेलियर होता है। क्रॉप फेलियर हो गया, अगर सही तरीके से पैदावार नहीं हुआ, तो डेट में चले जाते हैं सारे फार्मर्स, और इतने ज़्यादा कर्ज में चले जाते हैं कि वो वापस से जो है उस कर्ज को कभी चुकता नहीं कर पाते, और वो प्रेशर में चले जाते हैं, उसके कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सारी जो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, एक दूसरे से लिंक ही है, और क्लाइमेट चेंज है जिसके कारण हमें ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो क्या रिकमेंडेशन दिया गया है यहाँ पे रिपोर्ट के द्वारा, क्या सजेस्ट किया जा रहा है? सबसे पहले बताया जा रहा है कि हमें वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर आना होगा। सबसे पहला बात यही है कि देखना होगा कि कौन सी एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है इस तरीके के क्लाइमेट चेंज से। डिटेल निकालना होगा, रीजनल स्केल क्लाइमेट चेंज रिस्क असेसमेंट लेकर आना होगा, जिससे कि हम लोग उस रीजन को बेटर तरीके से डेवलप कर पाए, सेक्टर स्पेसिफिक मिटिगेशन कर पाए, एडेप्टेशन मेजर्स लेकर आए, और जो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहे वल्नरेबिलिटी है यानी कि दयनीय स्थिति बनते जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं कम करते जाए।
ग्रेटर इम्फेसिस किया जा रहा है जिससे कि किया जाना चाहिए जिससे कि ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके, यानी कि हमें अपना मॉनिटरिंग का जो एरिया है वो बढ़ाना चाहिए। रिसर्च को एक्सपेंड करना चाहिए, वो भी रीजनल चेंजेस में जो भी हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट की वजह से जो भी किसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है उससे अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट निकल कर आ रहा है तो ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ टाइड गॉस को लगाना चाहिए जीपीएस के साथ, वो भी इंडियन कोस्ट लाइन में, जिससे कि हम लोग जो है ना लोकल चेंजेस को मॉनिटर कर सके। सी लेवल जब भी राइज हो रहा है या फिर आपका लो हो रहा है, लो तो नहीं हो रहा, राइज ही हो रहा है, तो उसमें हम लोग इसको देख सकें। नेक्स्ट यहाँ पे एफॉरेस्टेशन एफर्ट्स लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रोपण पे ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्री रहेंगे, फॉरेस्ट रहेंगे, तो इससे क्या होगा ना कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा। इट मीन्स कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में है वो यहाँ पे सिंक हो जाएंगे और जो फॉरेस्ट है उसमें आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो फ्लैश फ्लड है उसमें आपका इसको रोकने में आपका इन्हांस होगा। लैंडस्लाइड नहीं रुक पाएगा, लैंडस्लाइड रुक पाएगा, जिससे कि सॉइल रिटेंशन इंप्रूव करेंगे और रेजिलियंस यहाँ पे इंप्रूव करेंगे ड्रॉट को, जिससे कि हम लोग यहाँ पे सरफेस वाटर जो है वो सॉइल में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जाए। रेजिलियंस को इंप्रूव करेंगे कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर में और हैबिटेशन में। तो यहाँ पे कोस्टलाइन जो एरोजन होता है ना, यानी कि आपका कोस्टलाइन जो है यहाँ पे इरोजन होता है, चाहे वो वाटर का आपका सॉइल का इरोजन हो जाता है तो वो यहाँ पे कम हो पाएगा। साथ ही जो वल्नरेबिलिटी है एक्सट्रीम हीट का, इस यहाँ पे हम लोग इसको भी सपोर्ट करेंगे। किससे? तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करके, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन को रिड्यूस करके। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग एफॉरेस्टेशन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करेगा। साथ ही साथ इक्विटी और सोशल जस्टिस, जिसके थ्रू क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है वो बिल्ड हो पाएगा और वो जितने भी मोस्ट वल्नरेबल पीपल है, जैसे कि पुअर लोग हो गए, डिसेबल हो गए, आउटडोर लेबरर हो गए, फार्मर्स हो गए, उनको यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से होने वाला जो इम्पैक्ट है ना वो सबसे ज़्यादा बेयर कोई करते हैं तो वो लोग करते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे रिकमेंडेशन दिए थे। आई थिंक कि ये आपको आर्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, हमारे इंडियन ओरिजिन के बारे में सारी चीज़ें पता चला होगा, इंडियन रीजन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जेंडर, क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी। तो 3 टॉपिक पे यहाँ पे डेप्थ में बात करने वाले हैं हम लोग कि जेंडर, क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी। ये अगेन एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है ये, यानी कि सस्टेनेबल इंक्लूजन पीस ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसको पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन विमेन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स। तो ये सारे यहाँ पे है जिनके द्वारा ये आपका रिपोर्ट पब्लिश किया गया। तो कभी भी मत सोचिएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेवर। ठीक है, जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इस तरीके का स्टेटमेंट अगर देना होगा ना तो वो लोग डायरेक्टली इसको इनपुट करेंगे। इतना कोई बुद्धिमान नहीं होता है कि आप लोग कोई भी रिपोर्ट के बारे में इतना ज़्यादा याद करो कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे पब्लिश किया था, और इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछते यूपीएससी। ठीक है, अब देखते हैं लिंक क्या है, क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी के बीच में कैसा लिंक है ये देखते हैं। तो लिंक बिटवीन, अगर हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी के बीच में देखें तो सबसे पहला है कि जो क्लाइमेट चेंज थ्रेटनिंग सिक्योरिटी हो उसका आउटकम्स। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ड्रॉट बढ़ते जा रहा है, सूखा आते जा रहा है, हेवियर रेन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कुछ एरिया में क्या है कि आपका जो ओशन वगैरह है उससे भाप बन के जो आपका ऊपर जाता है, वेपर बन के क्लाउड बनता है, फिर उसके बाद आपका जो है ना इस तरीके से प्रेसिपिटेशन आता है। तो रेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्टॉर्म वगैरह भी आप देखोगे, जो साइक्लोन स्टॉर्म है या फिर हीट स्टॉर्म है वो बहुत ज़्यादा आपका वो हार्श हो चुका है। इसके कारण जो लाइवलीहुड है, लोगों की जो दिनचर्या है, जो लोग यहाँ पे अभी जी रहे हैं उनको लॉस देखने को मिल रहा है। फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि इस तरीके का स्टॉर्म आना, ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ जाना या फिर पानी नहीं आना, बारिश नहीं आना, इससे भी जो हमारे क्रॉप है वो बर्बाद होते हैं, क्रॉप यील्ड अच्छे से नहीं होती। कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जो रिसोर्सेज है वो भी कम होती जा रही है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। माइग्रेशन हो रहा है, लोग मजबूर हो रहे हैं अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आउटकम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरा निकल कर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि साहिल रीजन का कुछ पार्ट है उसमें रैपिड रिडक्शन हो रहा है, बहुत तेज़ी से जो फर्टाइल लैंड है उसकी अवेबिलिटी अब कम हो रही है, वाटर सोर्सेज भी कम हो रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि जब सारी चीज़ें कम हो जाएगी, लोग अगर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जस्ट ऐसे ही जैसे आप लोग यूपीएससी का देखते हो कि अगर नंबर ऑफ़ सीट्स घट जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इस बार जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि आपको जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देखने को मिलते हैं ये तो उतने ही देखने को मिलते हैं, है कि नहीं, जितना आपका तैयारी कर रहे हैं हर बार की तरह आपको 10 लाख देखने को मिलेंगे, 5 लाख जो है प्रीलिम्स देते हैं। ठीक है, सॉरी
5 लाख यहाँ पे प्रीलिम्स देते हैं। तो कंपटीशन तो लोग तो बच्चे तो उतनी ही है, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, तो यानी कम लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो कंपटीशन विल बी टफ। तो इसी तरीके का यहाँ पे भी बात बताया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो ट्रस्ट है लोगों का वो ख़त्म हो रहा है, न्यू पैटर्न ऑफ माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, और इसके कारण जो लोकलाइज्ड वायलेंट है वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ा हुआ है कि लोग मजबूर है चोरी करने के लिए। आज के डेट में आप लोग देखते हो कि चोरी वगैरह के सीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि लोग यहाँ पे मजबूर है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे, वो अपना दिनचर्या कैसे अपना निर्वाह करेंगे, तो वो चोरी करते हैं। उसी तरीके से लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है जिसमें वो खेती कर सकते, तो ना ज़मीन अच्छा है, ना उनके पास वाटर रिसोर्सेज है जिससे कि वो इरिगेशन वगैरह कर सके। तो फिर वो लोग यहाँ रहेंगे क्यों? वो लोग उसी जगह पे जाएंगे ना जहाँ पे उनको अच्छा ज़मीन मिल सके, जहाँ पे उनको रिसोर्सेज मिल सके। तो इसके कारण जो है ना आपका माइग्रेशन भी बहुत हो रहा है, और लोगों के पास अगर इस तरीके का अगर काम नहीं है तो लोग जो है खाली बैठे हैं। उनके, आप लोग जानते हो खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो वो इस तरीके से मीन्स परेशान भी हो रहे हैं, आपस में लड़ भी रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। तो ये एक आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है ना हमारा जो पीस है, शांति है सेंसिटिव रीजन में, वो कहीं ना कहीं जो है डिसरप्ट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारा चेंज देखने को मिल रहा है। एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसमें बहुत तरीके का शॉक आया है, रिसोर्सेज की कमी हो रही है, ट्रस्ट जो लोगों का है वो यहाँ पे ख़त्म होते जा रहा है। क्योंकि अभी भी आप लोग देख रहे हो कोरोना वायरस है, तो कैसा आप लोग को फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं ज़िंदगी बचेगा, कोरोना से बचेंगे तभी आगे का कुछ प्लान कर सकते हैं, है कि नहीं? कहीं ना कहीं ऐसा आप लोग को फील होता ही होगा। तो ये भी सच्चाई है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट कम हो रहा है, हमें लग ही नहीं रहा है कि हम ज़्यादा दिन तक जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। सोशल कोहिजन है पोटेंशियली, इसमें आप देखोगे कि इसके कारण रिजल्ट भी हो, इसके कारण आपका कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो शांति है ना वो कहीं ना कहीं भंग हो गई है, चाहे वो मेंटल पीस बोले या फिर इन्वायरमेंटल पीस बोले, ये दोनों तरीके से भंग हो चुकी है। वायलेंस अगर देखें तो वायलेंस अफेक्टिंग कम्युनिटीज़ है, जो कि कैपेबिलिटी है कि वो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से डील कर सकें। तो जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इससे क्या है कि कम्युनिटीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा गरीब रह रहे हैं, लेस रेसिलियंट है, यानी कि वो सही तरीके से नहीं रह रहे, उनको सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, जो भी बेसिक नीड है उनका दिनचर्या को चलाने के लिए वो यहाँ पे पूरा नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है लेक चड बेसिन में, तो कम्युनिटीज़ जो है उनको यहाँ पे जो कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है उसको अडॉप्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, यानी कि जो की नेचुरल रिसोर्सेज है उसके अवेबिलिटी में भी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी। साथ ही साथ अगर नेचुरल हैज़ार्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ पे बढ़ते जा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ में भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और ख़ास करके वो कम्युनिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब है। अब लिंक बिटवीन अगर हम लोग जेंडर और क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क की बात करें, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज और साथ ही सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे आप देख रहे हो कि लाइफ की जो है ना वाट लग चुकी है, सिक्योरिटी नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। अब यहाँ पे जेंडर से रिलेट करके देखते हैं, तो क्लाइमेट रिलेटेड जो सिक्योरिटी रिस्क है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं आदमियों को और औरतों को अलग तरीके से। प्री एग्जिस्टिंग जो इनइक्वालिटी थी, यानी कि पहले से ही जो इनइक्वालिटी आते जा रहा है, यानी कि जो मेल और फीमेल के बीच में इतना ज़्यादा जो भेदभाव किया जाता है, जेंडर रिलेटेड रोल्स अगर और एक्सपेक्टेशन देखें, या फिर अनइक्वल एक्सेस है रिसोर्सेज की अगर हम लोग देखें, तो लोगों को यहाँ पे सही तरीके से नहीं मिल नहीं पा रहा है। अगर रिसोर्सेज मिल भी पा रहा है तो मेल पर्सन को ज़्यादा मिल पा रहा है एज़ कम्पेरिजन टू फीमेल वर्जन को। तो जिसके कारण आप देखोगे कि वल्नरेबल जो कुछ ग्रुप्स है उनमें इस तरीके की प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। यानी कि अगर हम लोग रिसोर्सेज की क्रंचेस देख रहे हैं, तो रिसोर्सेज की क्रंचेस भी अगर जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वो मेल को जो है ना ज़्यादा मिल पा रहा है एज़ कम्पेरिजन टू फीमेल। आउट माइग्रेशन आप मेन का देखोगे तो ये ज़्यादा हो पा रहा है, क्योंकि लैंड की कमी नहीं, लैंड की जो एक्सेस है वो सही से नहीं हो पा रहा, पानी का एक्सेस नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जब माइग्रेशन की बात आती है तो घर के जो बेटे होते हैं या फिर घर के जो आदमी होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो बाहर जाते हैं, मेल ही अक्सर बाहर जाते हैं, माइग्रेट करके दूसरे सिटीज़ में जाते हैं, ताकि वो वहाँ पर जाके अपना लाइवलीहुड अच्छे तरीके से कर सके, अच्छे तरीके से वो कमा सके, घर बेच सके, अपना लाइफ चला सके, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी आपको भेदभाव देखने को मिला। ट्रेडिशनल और एक्सपेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण है, तो ये विमेन को ज़्यादा एक्सपोज किया जा रहा है न्यू सिक्योरिटी रिस्क में। जैसे कि आप लोग देखते हो कि जो सेक्सुअल और जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है इसमें विमेन ज़्यादा यहाँ पे फंसती है। एडिशनल बैरियर है, अगर आप लोग देखोगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर इससे कोई भी तरीके की प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, तो प्रॉब्लम निकल कर आती है तो महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उन्हें जो है सबसे पहले एजुकेशन से रोक दिया जाता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि आप घर का काम करो। जैसे अभी आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारी फीमेल ऐसी है जो कि बाहर जाकर कुछ कमा के लाती थी, काम करती थी, वो आज के डेट में घर में रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि वाटर को कलेक्ट करना, फ्यूल वुड को कलेक्ट करना। तो ये सारे चीज़ जो है ना आप लोग देखोगे कि क्या होता है कि यहाँ पे
फीमेल के ऊपर ये सारा बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर अर्बन पाकिस्तान में देखें तो विमेंस के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस भी एक्सपीरियंस किया गया, जिसके थ्रू जो है वो यहाँ पे मैनेज करती थी हाउस होल्ड, और यहाँ पे जो वाटर सप्लाईज है वो डिप्लीट होते जा रहा था क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है और पानी की कमी है, तो यहाँ पे विमेन को ही इस तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ रहा है। तो ये सारी समस्या है जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है न्यू अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि विमेन इन्वॉल्व है पीस बिल्डिंग में, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन में, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन में। तो विमेन की एक यूनिक नॉलेज है नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे कि वो फूड प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपका देखने को मिलेगा एडेप्टेशन में। तो इससे स्ट्रेंथ हो पाता है, यानी कि जो भी आपका एडेप्टेशन प्लान है उसके इम्प्लीमेंटेशन और डिज़ाइन में जो है काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेंथ हो पाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो सूडान में क्या है कि विमेन जो है ना कुछ कम्युनिटीज़ में, उसमें आप देखोगे कि वो यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व है ना, किसमें, तो डायलॉग वगैरह आपका फैसिलिटेट करने में, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज डिस्प्यूट हो रहा है तो उसी में। तो विमेन काफ़ी ज़्यादा इस कम्युनिटी की आपको एक्टिवली इन्वॉल्व देखने को मिलेगा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से देखने को मिला जेंडर और क्लाइमेट चेंज, यानी कि विमेन के ऊपर ही गाज गिर गया, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी है कि विमेन जो है कुछ कुछ जगह पे जो नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्प्यूट है उसके ऊपर वो आवाज़ भी उठा रही है। रिकमेंडेशन क्या दिया गया कि इंटीग्रेट एक्शन लेने के लिए सबसे पहला है कि इंटीग्रेट कंपलसरी पॉलिसी एजेंडा होना चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो कर सके और इसके द्वारा हम लोग पीस लाए, क्लाइमेट चेंज को टैकल करें, विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी पे ध्यान दें। पॉलिसीज़ है जिनमें कि हम लोग क्लाइमेट रिलेटेड जो सिक्योरिटी रिस्क है उसको हम लोग एड्रेस करें और एक सिस्टमेटिकली तरीके से, जैसे कि कुछ यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी फ्रेमवर्क और ग्लोबल एजेंडाज़ है जो कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, वो भी इंटीग्रेटेड एक्शन के लिए, जो कि आप देखोगे कि यहाँ पे आपका यूनाइटेड नेशन FCCC है जिसमें कि क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, लीमा वर्क प्रोग्राम है वो भी जेंडर के ऊपर। तो ये सारे ऐसे कुछ प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे ग्लोबल एजेंडा को फॉलो कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं। 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का, टोटल 17 गोल है। तो इसमें से जो यहाँ पे एजेंडा है 2015 से चल रहा है और 2030 तक 17 गोल्स को यहाँ पे अचीव करने का यहाँ पे टारगेट रखा गया है। और साथ ही अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग को यहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा देना है, सक्सेसफुल इंटरवेंशन करना है जिससे कि विमेन और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर हो सके और जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क है वो उसको एड्रेस करे। साथ ही साथ हमें टारगेटेड फाइनेंसिंग को इंक्रीज़ करना है, यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ फाइनेंसिंग है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है वो यहाँ पे नहीं हो, समाज में जो है पीस हो, साथ ही सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट हो सके, जेंडर ब्लाइंड हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि विमेन को जो है इस तरीके से कोई फैसिलिटी नहीं देना है, मेल को यहाँ पे फैसिलिटी देना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही एविडेंस बेस्ड जो है वो एक्सपेंड करना है, यानी कि डीपर एनालिसिस जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो कि क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क है उसको लेने का ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे देखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे लेना कि कैसे जेंडर जो है ना हमारे विमेन की और मेन की एक्सपीरियंसेस को सेव करते हैं, जैसे कि ड्रॉट हो गया, सी लेवल राइज हो गया, तो ये सारे जो है क्लाइमेट रिस्क है, इसको जो यहाँ पे मिटिगेट करना है तो दोनों का इक्वली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि विमेन का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि वो यहाँ पे कुछ एडवाइस करे कि कैसे इस तरीके के चेंजेस को यहाँ पे एड्रेस किया जा सके। साथ ही कैसे जेंडर डायनेमिक्स जो है हमारे क्लाइमेट को, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन को वो चेंज यहाँ पे करते हैं। साथ ही यहाँ पे पीस बिल्डिंग इम्पैक्ट कैसे होगा जिसमें कि विमेन को हम लोग एंगेज करें नेचुरल रिसोर्स गवर्नेंस में, क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइवलीहुड में। तो ये सारी चीज़ है जिस पे कि हम लोग यहाँ पे फोकस करने का ज़रूरत है। अब यहाँ पे कुछ और बातें बताई जा रही कि कैसे यहाँ पे जेंडर, क्लाइमेट चेंज और जो सिक्योरिटी है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। तो क्लाइमेट चेंज अगर हैज़ार्ड देखें तो क्या क्या है, सूखा पड़ जाता है, सी लेवल राइज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। वहीं अगर इनसिक्योरिटी देखें मल्टीपल लेवल पे, तो हाउस होल्ड में है, कम्युनिटी में है, स्टेट में है, इंटर स्टेट में और क्रॉस बॉर्डर में है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कुछ पॉइंट बताया जा रहा है कि जेंडर नॉर्म्स और जो पावर डायनेमिक है ये विमेन को और मेन के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो कैसे होगा कि हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सेस होनी चाहिए दोनों को, यानी कि मेल हो या विमेन हो, मेल हो या फीमेल हो, यूज़ करें अच्छे से और कंट्रोल भी करें। साथ ही इकोनॉमिक एसेट का कंट्रोल करना है, फिजिकल मोबिलिटी और माइग्रेशन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर दोनों के हाथ में होना चाहिए, हाउस होल्ड और कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन दोनों के हाथ में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो वाटर स्कार्सिटी है तो इससे विमेन ज़्यादा एक्सपोज होती है, यानी कि इस तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो ये ऐसा लगता है कि विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाटर को वो कलेक्ट करें। और फिर उसके बाद आप देखो कि लाइवलीहुड अगर गलत तरीके से चल रहा है तो इसमें मेंस का डिसीजन होता है कि वो जो दिनचर्या है
है और घर की जो बेसिक नीड है वो यहाँ पे मेंस के हाथ में आता है, मेल के हाथ में आता है कि वो इसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। और जो ड्रॉट है ना, ये यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पैस्टोरलिस्ट माइग्रेशन पैटर्न होता है, जिससे कि फैमिलीज़ जो है ना टूट जाते हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पे बर्डन जो है वुमेन के अंदर आ जाता है और माइग्रेशन जो है वो यहाँ पे मेल पर्सन जो है ना एक अपने होम टाउन से वो बाहर निकल आते हैं। उसके बाद और भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि जो अभी हम लोग जितना भी देखें वाटर स्कार्सिटीज़ का जो यहाँ पे आपका बर्डन होता है वो विमेन के ऊपर होता है, या फिर यहाँ पे लाइवलीहुड जो है वो मेन के ऊपर आता है। माइग्रेशन हो गया तो मेल पार्टनर बाहर चल जाते हैं, फीमेल जो है घर का पूरा काम करती है। तो यहाँ पे ये आपका एग्जांपल बताया जा रहा है। सेकंड एग्जांपल बताया जा रहा है कि क्या यहाँ पे जो हम लोग अंडरमाइन करते हैं विमेन को और मेन की एबिलिटी को यहाँ पे देखते हैं कि वो यहाँ पे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को जो है अडाप्ट भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं और रिकवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि हम लोग विमेन के को डिनाई करते कि हाउस होल्ड की जितनी भी यहाँ पे रिसोर्सेज है उसको लिमिट कर देते, यानी कि जैसे आप लोग देखते हो कि खाना अगर है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेल को खिलाया जाता है, जो बच जाता है वो फीमेल खाती है। तो ऐसा हम लोग देखते ही है। इकोनॉमिक स्ट्रेस भी जो है ना यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस है, इसमें आप लोग देखोगे कि विमेन ही सफ़र करती है। साथ ही वीक और लिमिटेड गवर्नेंस भी है, जिससे कि उनका डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना घर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा नहीं बनता है। तो बहुत अच्छे से बताया जा रहा है कि जेंडर, क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी कैसे एक दूसरे से जो है लिंक्ड है। ओके, तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी, इससे हम लोग समझ सक रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से होने पर जो है ना हमारी सिक्योरिटी रिस्क कैसी है और हमारे जेंडर में किस तरीके का जो है भार आता है। ये एक एनालिसिस अप्रोच को जो है ना इंक्रीज़ करेगा। इस तरीके के आर्टिकल पढ़ने से अब हमारी जो क्लियरिटी है ना किसी भी टॉपिक में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल आती है कि हाँ, क्लाइमेट चेंज से जो है मेल के ऊपर क्या आपका इम्पैक्ट हो रहा है, फीमेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ से। आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में, लेकिन स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग कल से। ओके, आज बस इतने ही रखते हैं क्योंकि मेरी मोबाइल की यहाँ पे मेमोरी फुल हो चुकी है, और नहीं तो फिर ये अपने आप ऑटो जो है टर्मिनेट हो जाता है, तो फिर बीच में ही आर्टिकल छूट जाते हैं। तो इससे बेटर है कि मैं नेक्स्ट लेसन में अच्छे से स्टार्ट करूँगी इसी आर्टिकल से। ओके, सो आज के लिए बस इतनी ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।